नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस शेड्यूल चैनल में। हम आपको पिछले कक्षाओं में राष्ट्रीय आय बता दिए थे, उससे आगे चलेंगे। एक चीज आप लोग को और मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो ये इकोनॉमिक्स है ना, यूट्यूब पर सर्च मारिए, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस नहीं कवर करवाएगा, लेकिन हम आपको ना जीएस का फुल सिलेबस कवर करवाएंगे। इकोनॉमिक्स क्या है, पहले इकोनॉमिक्स खत्म कर लेते हैं, फिर दूसरा चैप्टर करेंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसको कहते हैं? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस पर जो एनएनपी निकल के आता है वही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। तो ये निकाला कैसे जाता है? तो इसको निकालने का 3 विधि है। एक है आपका उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। उत्पादन विधि का मतलब यह हुआ कि जैसे आपसे पूछेगा, जैसे आपके पिताजी हैं, पिताजी मान लीजिए कि आपका खेती करते हैं, तो उनसे पूछेगा ना कि आपका कितना इनकम है, तो वो ऐसे जवाब देंगे, का इनकम है मेरा साल में जो है ना 50 मन गेहूं या चावल उपजा लेते हैं। तो कर तो रहे उत्पादन किसका? गेहूं का, और वही उनका आय हुआ ना। तो ये तो किसान वाला में एग्जाम्पल गेहूं का आ जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी के पास में हम गए, बोले कि आपका क्या इनकम है, तो कंपनी वाला बोला क्या इनकम रहेगा, साल में 500 मोटरसाइकिल बना के बेचते हैं। तो उत्पादन के आधार पर अगर जो है किसी का इनकम निकाला जाता है तो वो हो जाता है उत्पादन विधि। अब किसी के पास में हम गए और पूछे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, किसी एक व्यक्ति के पास में गए, बोले क्या इनकम है, तो अपना डायरेक्ट सैलरी बता देगा। किससे? जैसे मान लिया जाए कि आप बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं, दरोगा क्वालिफाई करते हैं, यूपीएसआई क्वालिफाई करते हैं या यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जो सैलरी है बोले सीधे 60,000 का मंथली आता है, तो सीधे हो गया इनकम। तीसरा एक मेथड होता है क्या कि आप किसी के पास में गए, उतनी ज्यादा काबिल है नहीं, काबिल का मतलब देखिए कैसे है, उससे पूछे कि क्या इनकम है तुम्हारा, तो ये इनकम अपना नहीं बताया, बुझा दिया। पहेली क्या बुझाया कि हम इतना खर्चा करते हैं और हमारे पास इतना रुपया है, सोचो तुम कि हम कितना कमाते हैं। तो चर्चा करते हैं विस्तार से। पहले देखते हैं आपका उत्पादन विधि। उत्पादन विधि किसको कहते हैं? जैसे देखिए कोई एक लेबर है, मजदूर है, और वो किसी कंपनी में काम करने के लिए गया, तो जो लेबर मजदूर टाइप के लोग रहता है दिहाड़ी पर, उसको पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो जब पेमेंट लेके आया, जब गया था काम करने के लिए, तो उसका पैकेट में 300 रुपया है, और जब बाहर निकल के आता है रात में तो उसके पैकेट में 500 रुपया है। अब सोचिए दिन भर में कितना कमाया। आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब जो 500 रुपया उसके पास में है, अब पहले से उसके पैकेट में जितना पैसा था उसको घटा दीजिएगा, तो समझ जाइएगा कि आज का उसका कमाई है, यानी उसका समस्त रुपया में से आज का जो कमाई होगा वो निकालने के लिए आपको पहले से पैकेट में कितना उसका पैसा बचा हुआ है घटा दीजिएगा। तो वही होता है उत्पादन विधि। इसमें क्या किया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र का जितना उत्पाद है ना, प्राइमरी सेक्टर का मतलब जो हुआ आपका जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है, तो प्राइमरी क्षेत्र के जितना उत्पाद है समस्त उत्पाद को जोड़ के प्राइमरी क्षेत्र के मध्यवर्ती उत्पाद को घटा देगा। उसके बाद क्या करेगा कि द्वितीय क्षेत्र के समस्त उत्पाद को और में द्वितीय क्षेत्र के मध्यवर्ती उत्पाद को घटा देगा। फिर क्या करेगा कि तृतीय क्षेत्र के समस्त उत्पाद को तृतीय क्षेत्र के मध्यवर्ती उत्पाद दोनों को घटा देगा और तीनों को जोड़ देगा, और उसके बाद में प्लस एक्स माइनस एम। प्लस एक्स माइनस एम आपको बताए थे ना, जैसे जीडीपी नहीं बताए थे कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा या घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी में क्या टर्मिनोलॉजी आ गया था कि मतलब एक किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिक द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। और देश के नागरिक अपने देश में उत्पादन कर रहा हो या विदेश में उत्पादन कर रहा हो, तो देश के नागरिक अगर हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो देश के नागरिक को तो जोड़ रहे हैं, तो हमारे देशों में विदेश के नागरिक भी तो कमा रहा है, तो वही जो है एक्स माइनस एम लेते हैं। और ये जो उत्पादन विधि है ना,
इसको मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। उत्पादन विधि को मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण मूल्य वर्धित विधि से किया जाता है। अभी आपको बताया ना कि इसे मूल्य वर्धित विधि निकाला जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि आय विधि से कैसे किसी देश का जो है राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में समस्त स्रोतों से होने वाले आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब जितना तरह के राष्ट्रीय आय जो है, जितना तरह के इनकम हो रहा है, चाहे सरकार को टैक्स से इनकम हो रहा है, चाहे सरकार को जिस क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जितना चीज से इनकम हो रहा है, तो इनकम चार तरीका से तो सरकार को होगा। क्या चीज से होगा भाई? तो किराया से होगा, उसके बाद क्या से होगा? तो ब्याज से होगा, उसके बाद क्या से होगा सरकार को इनकम? तो मजदूरी से होगा। अब बोलिए सरकार मजदूरी करता है? अरे भैया करता तो है। बीएसएनएल का टेलीकॉम मतलब जो है, हम उसका सिम मान लिया जाए कि यूज करते हैं, तो सरकार काम कर रहा है ना, उसको छोड़ दीजिए। मान लिया जाए कि आपका भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बना रहा है, तो काम कर रहा है ना, मजदूरी कर रहा है ना, तो सरकार को इनकम हो ही रहा है। उसके बाद में आप कहिएगा कि सरकार को लाभ कैसे? तो कंपनी से लाभ मिल ही रहा है ना, हमको भी तो लाभ मिल रहा है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आय का चार स्रोत होते हैं, एक किराया है, ब्याज है, मजदूरी है और लाभ है। तो आय विधि से अगर निकालना है, ये फॉर्मूला आपका यही एग्जाम में पूछता है, और फिर ये फॉर्मूला भी दोनों याद कीजिएगा। तो आय विधि से कैसे निकालेगा भाई? किराया को जोड़ देगा, ब्याज को जोड़ देगा, मजदूरी को जोड़ देगा, लाभ को जोड़ देगा, और फिर वही एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम आपको हम बता तो दिए हैं क्या है, प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम जो है विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पिछला कक्षा का वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। तो यहां पर हम आपको बताया थे कि उत्पादन विधि को मूल्यवर्धित विधि कहा जाता है, उसी तरह जो आय विधि है ना, इसको आपूर्ति विधि भी कहा जाता है। तो दोनों पार्ट आप समझ लिए। समझने में अगर कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से अगला वीडियो बनाएंगे या पार्टिकुलर आपको वीडियो बना के मैसेज करेंगे। तीसरा देखते हैं व्यय विधि। व्यय विधि से कैसे देश का जो है राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। इसके तहत अर्थव्यवस्था में हुए समस्त व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। इसके तहत निजी उपभोग व्यय, सरकार द्वारा किया गया व्यय तथा कुल निवेश को शामिल किया जाता है। इस समझिए कैसे हुआ, कैसे व्यय विधि के आधार पर निकाला जाता है। आप मान लिया जाए कि नौकरी करते हैं, अरे मान लीजिए ना अभी बेरोजगार है ना, नौकरी तो लगेगा ही लगेगा, आज लगे, कल लगे, परसों लगे, नौकरी तो लगना ही है। तो मान लीजिए कि आप कमाते हैं तो 50,000 रुपया के मंथली कमाते हैं, मान के चलिए। तो 50,000 मंथली कमाते हैं तो आप मार्केट से अपने लिए कपड़ा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लाइएगा। बढ़िया बढ़िया जो है, मम्मी जो है आपको कपड़ा साफ करने में दिक्कत होता है तो उनके लिए वॉशिंग मशीन ले आइएगा। तो मान के चलिए कि सब कुछ करने के बाद में आप जो है 50,000 मंथली कमाते हैं, आपको 30,000 ना घर के छोटे छोटे कार्यों में खर्चा हो जाता है। तो आपके पास में कितना बचा? 20,000 रुपया बचा। तो 20,000 के क्या कीजिएगा? सेविंग कीजिएगा, बैंक अकाउंट में जाकर पैसा डाल दीजिएगा। या तो क्या कीजिएगा कि 20,000 रुपया जमा करके और कहीं जमीन जायदाद खरीदिएगा, या क्या कीजिएगा कि पैसा बच जाएगा तो भविष्य के सोच के और कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीद लीजिएगा। मतलब निजी उपभोग करने के बाद में जो पैसा बच जाएगा उसका निवेश कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो सरकार भी तो निजी खर्चा करता है, सरकार भी तो निवेश करता है। तो व्यय विधि से ऐसे ही निकाला जाता है, मतलब आम पब्लिक का जितना आय हो गया और उसका निवेश हो गया, और सरकार का जितना आय हो गया और उसको निवेश हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए और प्लस एक्स माइनस एम वाला फैक्टर। तो वही व्यय विधि में क्या हो गया कि निजी उपभोग व्यय, सरकार द्वारा किया गया व्यय और कुल निवेश। निजी उपभोग व्यय मतलब कंज्यूमर, उपभोक्ता, पब्लिक, उसको सी से डिनोट कर दिए, और सरकार है जो गवर्नमेंट है तो उसको जी से डिनोट कर दिए। तो अगर इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, मतलब ये भी फॉर्मूला हो गया, ये शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? अब कुल निवेश का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किए
अब पैसा जो नहीं 50,000 में 20,000 बच गया था तो उसको इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वही हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। एक्स प्लस एक्स है अब माइनस एम से जो है आप तो है मतलब जान ही रहे हैं, आप हमसे बेहतर जान रहे हैं, आपको बताने का क्या जरूरत है क्या हुआ। तो व्यय विधि का मतलब क्या हो गया, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। यहां पर सी क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, जी गवर्नमेंट हो गया, आई इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्स जो है देश के नागरिकों द्वारा जो है विदेशों में अर्जित आय, और एम जो है विदेशी नागरिक द्वारा हमारे देश में अर्जित आय। ठीक है, तो जिस तरह से उत्पादन विधि को मूल्यवर्धित विधि कहा जाता है, आय विधि को आपका आपूर्ति विधि कहा जाता है, उसी तरह से व्यय विधि को ना मांग विधि भी कहा जाता है। समझिए कॉन्सेप्चुअल, यही सब प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। शुद्धता के दृष्टिकोण से व्यय विधि को आय विधि से बढ़िया माना गया है। शुद्धता के दृष्टिकोण से व्यय विधि जो है ना वो आय विधि से उसको बढ़िया माना गया है। लेकिन पता है समस्या क्या है, थ्योरेटिकल तो ये बातें अच्छा लगता है, लेकिन आप ही बताइए कोई आदमी ढोल पीटेगा कि हम 50,000 के जमीन लिए हैं, कोई आदमी ढोल पीटेगा कि बाइक के लिए जो है 5 लाख रुपया के गलहार बनाए हैं, कोई आदमी ढोल पीटेगा कि हम जो है पैसा बचा रहे हैं मारुति कार लेवे लगी, कोई आदमी ढोल नहीं पीटेगा। तो समस्या यही हो जाता है, चीजों की जो है जो चीज इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा किया गया खर्च चाहिए और कंज्यूमर द्वारा किया गया खर्च चाहिए, ये डाटा ही नहीं मिल पाता है। डाटा नहीं मिलने के कारण जो है राष्ट्रीय आय में व्यय विधि का इस्तेमाल ही नहीं होता है। सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है, आपका उत्पादन विधि का और आय विधि का इस्तेमाल होता है। व्यय विधि सही बात है कि आय विधि से बेहतर परिणाम देता है, लेकिन समस्या यही है। अरे आप ही मान लीजिए कि अभी स्टूडेंट हैं, आपको पिताजी 5,000 रुपये मंथली या पटना में 8,000 रुपये मंथली देते होंगे। अब मान लीजिए कि आप लड़का हैं तो वो खर्च बताइएगा जो गर्लफ्रेंड के मोबाइल रिचार्ज करने में लगाते हैं, वो खर्च बताइएगा जो सोचे हुए हैं कि मोना सिनेमा हॉल में या जो है मतलब ये दिल्ली में जो है जाके मतलब मूवी देखेंगे, नाइट वो क्या 70 एवं पर्दा पर जाकर, ये तो नहीं बताते हैं। तो वही चीज हो गया, व्यय विधि है तो मतलब थ्योरेटिकली सही चीज, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं आ पाता है, इसका कारण आपको बता दिए। अब अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय आय तो 3 विधि से निकाला जाता है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। लेकिन सरकार जो है अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय निकालता है वो जो है जीवीए के आधार पर निकालता है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय जो है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए के आधार पर निकालता है। ठीक है ना, ये कब से निकालता है, तो भारत सरकार जनवरी 2015 से जीडीपी और जीएनपी निकालने के लिए जीवीए का शुरुआत किया है। ठीक है, तो जीवीए की चर्चा जो है हम बाद में करें, है कुछ नहीं, जीडीपी और जीएनपी जैसा ही है, थोड़ा सा खाली प्लस माइनस का अंतर है। हम आपको डिटेल जीवीए का बताएंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड सब्सिडी को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, टैक्स कैसे कैसे काम करता है, वो थोड़ा सा कर टैक्स जो है ना, अनुगामी कर, प्रतिगामी कर, वो सब आप समझ लीजिएगा तो जीवीए को बेहतर समझिएगा। बैट कैसे होता है, मोड पर अभी जीएसटी लग गया है तो 4 गो उसका स्लैब है, कैसे कैसे काम करता है वो सब सीख लीजिएगा ना, तब आपको हम बताएंगे कि जीवीए कैसे काम करता है। तो अब तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालता है, 3 विधि उसका हम जान गए। तो अब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाला आय क्या है, क्या जितना तरह का इनकम होता है वो सब राष्ट्रीय आय में शामिल होता है? कुछ एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। क्या क्या अपवाद है? तो वैसा सरकारी ट्रांसफर जिससे कोई उत्पादन या सेवा न मिले, मतलब सरकार किसी को पैसा दे रहा है और वैसा पैसा जिससे सरकार को या आम जनता को जो है कोई लाभ नहीं हो। क्या क्या है भाई? तो पेंशन। आप बताइए, आपके घर में दादाजी या नाना जी या कोई फूफा जी, चाचा जी को पेंशन मिलता है तो पेंशन क्या करते हैं? अपने बचा के रखते हैं, अपने पर खर्च करते हैं, काजू किशमिश या रोग बीमारी का दवाई वगैरह होता है। अब पेंशन से विकास नहीं मानता है, सरकार की विकास नहीं होता है। वो अलग बात है कि आप दादाजी का पेंशन बेच देते हैं 10 लाख रुपया और जाके आपके पिताजी जो है कहीं मकान बनाने में कार्य करें, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता। मतलब एक बात, मतलब एज एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो सरकार के नजर में पेंशन से कोई जो है अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होता है, इसलिए इसको पेंशन को आय में शामिल नहीं किया जाता है।
उसके बाद हो गया सब्सिडी। सब्सिडी को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया। तो सही बात है, मान लीजिए ना कि गैस पर जो है पहले जो है 400 रुपए का सब्सिडी मिलता था, तो ऐसा करते थे आप कि 400 रुपए के अलग पैसा निकले कहीं इन्वेस्ट करते थे? तो सही बात है, सब्सिडी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया था। उसका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसका भी जो है राष्ट्रीय आय में उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद हो गया वित्तीय विपत्र, जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सब का ट्रांसफर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसे शेयर मार्केट आपको पढ़ाएंगे तो पहली बार कोई कंपनी जो है ना शेयर अगर जारी करता है तो वो उसका आईपीओ नाम रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और वो प्राइमरी मार्केट में लॉन्च होता है, और उसके बाद जो लेन देन होता है वो सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च होता है, सेकेंडरी मार्केट में शुरू होता है। तो जो प्राइमरी मार्केट में जब वो शेयर आता है तो उस समय सरकार उस पर आय लेता है, लेकिन अब उसका ट्रांसफर सिर्फ एक ओनर से दूसरे ओनर के बीच में जब होता है, कंपनी बेचता है, तब उस शेयर का मतलब उस पर जो है सरकार को आय होता है। लेकिन जब शेयर बिका हुआ शेयर जब दूसरे को ट्रांसफर होता है तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो मतलब शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर जब स्टार्टिंग में नया रहता है, यही कॉन्सेप्ट देखिए, जब शेयर कंपनी जारी करता है, डिवेंचर या बॉन्ड कंपनी जारी करता है, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। लेकिन जब उसका शेयर का, बॉन्ड का, डिवेंचर का ओनरशिप जब ट्रांसफर होता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद आपका निजी हस्तांतरण हो गया, जैसे बच्चों को जेब खर्च, उपहार देना इत्यादि जो है आपका राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिए आईफोन 1 लाख रुपया वाला, तो आईफोन गिफ्ट दिया ना तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। या मान के चलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड ही है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो है एगो आईफोन गिफ्ट कर दिया, हालांकि हमको तो नहीं मिला है, हो सकता है आप लोग को मिला होगा, अलग चीज है, और ना हम गर्लफ्रेंड के कभी दिए हैं, तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तो मतलब आपको बता दिए कि निजी हस्तांतरण, बच्चों की जेब खर्च, उपहार इत्यादि जो है इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद इस्तेमाल हुए पुराने वस्तु या वाहन जो खरीद बिक्री, जैसे मान लीजिए कि आप करिश्मा या आपका जो भी अपाची चला रहे हैं, अब वो अपाची को जब बेचिएगा तो उससे जो सरकार को आय होता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल बनता है ना, बाइक बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो सरकार मानता है कि उस पर हम पहले ही जो है टैक्स से हमको आय हो चुका है, दोबारा जो है नहीं लिया जाता है। यानी इस्तेमाल हुए पुराने वस्तु खरीद बिक्री पर जो है राष्ट्रीय आय इसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका मूल्य पहले ही जोड़ लिया जाता है। पांचवा है आपका निजी उपभोग के लिए वस्तु या सेवा का उत्पादन। जैसे निजी उपभोग के लिए वस्तु या सेवा का उत्पादन का मतलब क्या हुआ कि कोई किसान है तो अपने लिए गेहूं का उत्पादन कर रहा है, कोई मान लिया जाए कि आपका चावल का किसान उत्पादन कर रहा है, या आपके मम्मी घर में रोटी पका रही हैं, तो निजी उत्पादन का मतलब क्या हुआ, या निजी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं या वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो गृहिणियों के किया हुआ कार्य और खुद के सेवा और उत्पादन में जो उसका खुद यूज हम कर लेंगे, वैसा वस्तु का उत्पादन या वैसा सेवा का उत्पादन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अरे मम्मी आपके घर के लिए ना खाना बनाते हैं, दूसरा के लिए थोड़ी खाना बनाते हैं, इसलिए गृहिणियों के किया हुआ कार्य को राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता है। उसके अलावा जो है स्वयं के लिए फसल उगाना हो गया, घर के बिजली उपकरण ठीक करना हो गया, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। छठा हो गया गैर कानूनी कार्य से प्राप्त आय, जैसे तस्करी हो गया, नशीली दवाओं का व्यापार हो गया, किडनैपिंग हो गया, रंगदारी हो गया, अवैध हथियारों का व्यापार हो गया, काला बाजारी। जैसे अभी कोरोना काल में जो है एगो इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, और 2000 के इंजेक्शन है जो 30,000 40,000 में बेचा जाता है, तो सरकार को तो 2,000 वाला लाभ होगा, 30,000 40,000 का थोड़ी होगा, तो वही काला बाजारी हो गया। रंगदारी, जैसे मान लिया जाए कि कोई बाहुबली है, फोन करके बोला अरे 12 लाख रुपया हमको पहुंचा दो, तो बाहुबली को तो आय हो गया, अब वो आय राष्ट्रीय आय में थोड़ी शामिल होता है। तो ये इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, यही पूछता है कि ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से इन चारों में बताइए जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये सब आपको हम बता दिए। अब जो है
राष्ट्रीय आय पर क्या क्या जो है मतलब नियम बना हुआ है, इसका डिटेल चर्चा जो है अगले क्लास में करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, खराब लगता है तो डिसलाइक कीजिए। और मेरा जो मतलब इनिशिएटिव है कि गरीब छात्र छात्राओं तक जो है या मतलब जरूरतमंद छात्र छात्राओं तक जो है हमारा मतलब शिक्षा पहुंचे, तो पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।